हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो हम आज सामाजिक विज्ञान के आदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर के कुछ 20 प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट वो हम देखेंगे और बाकी के 10 क्वेश्चन जो फिल करने के लिए आते हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय जो हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो उन्होंने ज्यूसेपी मोत्सिनी को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। किसने? रिचर्ड आर्कराइट। अगला क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का स्थिर रहना, कीमतों का बढ़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कारण क्या था? मंदी, आर्थिक मंदी। चलिए देखते हैं। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? बाइबिल। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो भाई बेल्जियम में 3 लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। जो बेल्जियम है वो 3 प्रकार के समुदायों से मिलकर बना है। तो भाई जो जिस समुदाय का होता है, जो उसकी लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज यानी उसी भाषा के आदमी को वो क्या अपना मुखिया चुनता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। जो जिस भाषा को जानता है वो उस भाषा के लोगों को चुनाव करता है। ठीक है। जैसे वहाँ जर्मनी बोलने वाले जर्मनी का चुनाव करेंगे और बाकी जो लैंग्वेज हैं उनका चुनाव करते हैं। तो बेल्जियम सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। वो किसी भी देश से हों, उससे मतलब नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो संघीय सरकार से इसमें संबंधित कौन सा नहीं है? तो कठोर और लिखित संविधान संघीय सरकार का है भाई। शक्तियों का केंद्रीकरण ये नहीं है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। बाकी सब संघीय सरकार के लक्षण हैं। अगला है निम्न में से लैंगिक असमानता लिखा हुआ है जहाँ समानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, तो वो क्या है? जैविक बनावट। बाकी तो सब लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कारण है कि श्रम का लैंगिक विभाजन ना होने पाए, समाज पितृसत्तात्मक ना हो कि मातृसत्तात्मक हो जाए, यानी दोनों हो जाए। जरूरी नहीं कि मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक रहे। और महिलाओं को साक्षरता दर में जो कमी थी वो भी मेंटेन हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या पैदा होती है जब? सांप्रदायिकता यानी जातिवाद की समस्या कब पैदा होती है? जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। भाई जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिएगा, सारा काम राष्ट्र को करना है, देश को करना है, मुखिया को करना है, वही जब धर्म के हिसाब से चलेगा तो भाई सांप्रदायिकता तो प्रारंभ होगी ही। अगला है निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो शिक्षा जो है ये संघ सूची का विषय ना होकर समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची वो सूची है, मतलब उसमें ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसपे केवल केंद्र सरकार अपना निर्णय लेती है या केंद्र सरकार उस पर नियम बनाती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें ही उस पर अपना फैसला करेंगी, रूल बनाएंगी। लेकिन जो समवर्ती सूची होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना नियम निकाल सकते हैं। तो शिक्षा जो है वो दोनों सूची में रखा गया है, इसलिए शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो भाई भूमि संकुचन का मुख्य कारण है वहां पर गहन खेती। बहुत ज़्यादा खेती यानी लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे खेतों की उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ किस नदी पर बना हुआ है? सतलज पर, हीराकुंड, महानदी पर, यानी चलिए ए का 3 यानी का 3 का 4, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा है। और गा का 1 यहाँ दिख सी लिखा हुआ है। गा।
सरदार सरोवर किस नदी पर है? नर्मदा पर, टिहरी भागीरथी पर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो भाई इसमें तो मछली पकड़ना प्राथमिक है, कृषि भी प्राथमिक है, डेयरी भी प्राथमिक है। प्राथमिक होता है जहां आप प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करते हैं। तो यहाँ नहीं लिखा है, अगर ये काट दिया तो इसमें आंसर मिल रहा है वरना इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो मछली पकड़ना, कृषि और डेयरी यानी क ख घ तीनों प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को उद्यम की स्वामित्व यानी किसका है? सरकार का है या किसी पर्सनल व्यक्ति का है? तो जिसका स्वामित्व होगा भाई उद्यम पर, तो सार्वजनिक क्या होता है? सरकार की जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक हो गई, और जो किसी एक पर्सन का है, किसी आदमी का, वो निजी कहलाएगा। जैसे हमारा घर हमारा निजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूक्षरण का मतलब हो जाता है कि भूमि की अनुपजाऊ होना, यानी भूमि जो है उपजाऊ न रह जाए, वही भूमि क्षरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो भाई वन प्रबंधन है तो समुदाय चाहिए, चिपको आंदोलन तो उसमें भी समुदाय चाहिए, बीज बचाओ आंदोलन इसमें भी समुदाय की जरूरत है। भाई कई लोग नहीं होंगे तो कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम वन्य जीव पशु विहार परिसीमन करें तो उसमें हमको समुदाय की भागीदारी की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो भाई अब व्यापार अवरोधक जो होते हैं विदेशी व्यापार को संरक्षित करते हैं। तो सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है, ये भी ठीक है, कोई भी दे सकता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का उपयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, यानी ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो भाई जो भूमिहीन है उनको भूमि से तो कोई मतलब नहीं, तो उपज का समर्थन देना है कोई मतलब का नहीं। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, भाई ऐसे कैसे बसा देंगे। सबसे उपयुक्त है कि उनको अधिक मजदूरी दो, वो अपना काम खुद कर लेंगे, विदेश बसाना है या घर में बसाना है, ठीक है। तो भूमिहीन मजदूरों को अधिक मजदूरी देके उनका क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ये कोयला भी है, परंपरागत पेट्रोलियम भी है। जो ऊर्जा संसाधन हमारे एक बार जलाने पर या एक बार यूज करने पर खत्म हो जाए वो कहलाते हैं परंपरागत। लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो है ये हमारी परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैश्वीकरण का राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भाई जब वैश्वीकरण हुआ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि भी हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण भी हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी। जब कंपनी आएंगी आपको रोजगार मिलेगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी ही, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए बाकी जो 10 प्रश्न हैं जो फिल करने के लिए आते हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए या तो इसी वीडियो में देख लेते हैं।